गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? ओके, सो होमवर्क दिया ना कुछ? होमवर्क दिया ना कुछ? क्या दिया था? सारी DPP 5 के पहले 5 बस, और कुछ करके आए हो सब लोग? DPP 5 के पहले आपको को डाउट है? 5वां सेकंड। ये गिवन है, ये गिवन है, तो अपन ने आर वेक्टर चेक किया। तो आर क्रॉस पी दोनों तरफ क्यू से डॉट ले लो। इसका क्यू से डॉट लोगे तो ये 0 आ जाएगा स्केलर ट्रिपल डॉट पे। अगर दो वेक्टर सेम है तो डॉट 0। इसका मतलब आर पी क्यू कोऑर्डिनेटर है, आर पी क्यू कोऑर्डिनेटर है। अगर स्केलर ट्रिपल डॉट 0 है तो आर वेक्टर को मैं लिखता हूं लैम्डा टाइम्स पी प्लस म्यू टाइम्स क्यू। लिख सकता हूं ना? ठीक है ना? अब आर डॉट एस क्या है? 0। तो आर डॉट एस 0 है, हमारे पास बनेगा लैम्डा पी डॉट एस प्लस म्यू क्यू डॉट एस इक्वल टू 0। यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा पी डॉट एस अपॉन क्या लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू क्यू डॉट एस अपॉन पी डॉट एस। इसको यहां से रख देंगे तो म्यू बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा पी माइनस क्यू डॉट एस अपॉन पी डॉट एस क्यू। तो ये सी ऑप्शन कैसा करते हैं? नहीं, हमने लैम्डा पर करा सॉरी, तो लैम्डा की जगह आ गया कंट्रोल के बाद तो सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है आपको? और बढ़ाओ फिफ्थ सेकेंड इज सराउंड पर समझ आ गई? इसके बाद करेंगे 5वां। AC vector is the bisector of AB vector and AD vector.
पूरी क्वेश्चन को 15 से डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा क्या? पूरी क्वेश्चन को 15 से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो ऐसी वेक्टर आ जाएगा लैम्डा, ए बी वेक्टर हो जाएगा 5 लैम्डा, ए डी वेक्टर हो जाएगा 3 लैम्डा। निकालना क्या हमने? बी ए वेक्टर और सी डी वेक्टर के बीच में। ये 60 ये 120 ये पता नहीं पता है तो पता है बीडी की रखना देंगे तो हो जाएगा यहाँ से आने का भी आगे नहीं आता है बेटा। देखो ये 5 है, ये 3 है, ये cos 120 है, cos 120 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इसको x माइनस एक्स स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ 3 into 5। तो आपके पास ये लेंथ आ गई, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है। इसी प्रकार से आपके पास ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 1 है, ये एंगल 60 का है। तो कॉस वाले फॉर्मूले से ये लेंथ भी आ गई कि नहीं? ऐसे ही फॉर्मूले से ये लेंथ आ गई, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है। तो यू विल फाइंड आउट दिस एंगल। ठीक है, ये एंगल आ गया तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं? ये एंगल 120 का है तो ये कितने का होगा? 60 डिग्री का। तो ये एंगल आ जाएगा कि नहीं? इसको मानो 60, इसको मानो 5, लेट्स सपोज थीटा प्लस 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। थीटा हो जाएगा 120 माइनस 5 और 5 क्या है? 180 माइनस दिस एंगल दैट यू मस्ट बी एबल टू फाइंड आउट। काम हो गया ये एंगल आते ही सारी बात बन जाएगी ना। और ये एंगल निकालना मुश्किल काम नहीं है, कॉस का फॉर्मूला पता है, एसओडी का नहीं बता है? कॉस का फॉर्मूला पता है कि नहीं? तो
ठीक है, cos अगर एक आना इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका, तो उससे सारा कुछ हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलो और क्या, चलो लिखो आगे। लास्ट में हमने क्या शुरू किया था? प्लेन। तो प्लेन समझ आ गया जितना पढ़ाया? तो प्लेन एक सर्कल है, दो पॉइंट से पास होने वाले देयर विल बी हाउ मेनी प्लेन? 3 पॉइंट से पास होने वाले देयर इज ए यूनिक प्लेन। एक ट्रायंगल को कंटेन करने वाला देयर इज ए वन प्लेन। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ट्रायंगल दो प्लेन के अंदर हो। एक ट्रायंगल कितने प्लेन के अंदर होगी? एक प्लेन के अंदर होगी। ठीक है, 4 पॉइंट एक प्लेन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। 4 पॉइंट एक प्लेन के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और 4 पॉइंट एक प्लेन में होंगे इसकी कंडीशन लिखवाई है हमने, x4 माइनस x1, y4 माइनस y1, z4 माइनस z1, फिर x3 माइनस x1। तो जो डिटर्मिनेंट 0 है तो दो प्लेन है चारों पॉइंट, वो 0 नहीं है तो 4 पॉइंट एक प्लेन में नहीं है। यहां तो कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो आगे हम प्लेन आगे देखेंगे। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से आज हमें प्लेन के बारे में काम करना आ जाएगा कि प्लेन पे काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिखो उसमें सबसे पहले लास्ट में हमने की थी 1.4, 3.4 और इंटरसेप्ट 4। 1.4 फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, काम करना सिखाती है, लेकिन प्लेन नहीं निकालती। उसके ऊपर हमें प्लेन पे काम करना आ जाता है कि एक पॉइंट दे रखा हो अगर प्लेन में, तो इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करके लिख सकते हो। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। अगर एक पॉइंट पता है तो प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। उससे आपके पास अननोन कम हो जाते हैं, a b c 3 अननोन रह जाते हैं हमारे पास। देखो आगे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। पॉइंट नॉर्मल फॉर्म हमारा प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट से पास करने वाले कितने प्लेन होंगे? इनफाइनाइट प्लेन। एक पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट से पास करें और एक वेक्टर के नॉर्मल यूनिक प्लेन होगा कि नहीं? तो अगर आप टेढ़ा हुआ तो नॉर्मल नहीं रहेगा, नॉर्मल को मतलब परपेंडिकुलर। समझ आ रहे हैं? तो एक पॉइंट से पास होने वाला एक वेक्टर के नॉर्मल देयर इज ओनली वन प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या है? ऐसा वेक्टर जो प्लेन के नॉर्मल है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर प्लेन के नॉर्मल है तो वो प्लेन के अंदर हर एक लाइन हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं? ये मानो मेरा वेक्टर है तो इस प्लेन के नॉर्मल है, तो ये हर एक लाइन हर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा कहीं पर भी।
if we have a normal vector to the plane, it is normal to each and every line and vector in the plane or not? सिंपल सी बात है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर को आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लाइन चाहे यहाँ पर है, चाहे लाइन यहाँ पे है, चाहे यहाँ पर कोई वेक्टर है, अगर ये हमारा प्लेन के नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो इस सब के नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है सबको बात है? तो एक पॉइंट से पास करें और इसके नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, तो हम प्लेन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। समझ आ गया है? हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? पॉइंट जिसमें से प्लेन पास कर रहा है, और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। ये बात तो सबको समझ आ गई कि ऐसा यूनिक प्लेन नहीं होगा। किसी को 2 दिन तो नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं तो बता दो, उसको लगा देते हैं। तो हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट है ए वेक्टर। पॉइंट को ए वेक्टर कहने का मतलब क्या है? किसकी बातचीत चल रही है? इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की, और दिस इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। हम प्लेन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। इसका हमने वेरिएबल पॉइंट मान लिया पी आर वेक्टर। आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट इन द प्लेन। तो मैं कह सकता हूं एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। यस और नो? एन वेक्टर प्लेन के नॉर्मल है। अगर कोई वेक्टर प्लेन के नॉर्मल है, तो वो प्लेन के अंदर हर एक लाइन, हर एक वेक्टर के नॉर्मल होगा कि नहीं? तो एपी वेक्टर लाइन प्लेन के अंदर है, एपी वेक्टर प्लेन के अंदर वेक्टर है, तो अगर ये प्लेन के नॉर्मल है, तो इसके भी तो नॉर्मल होगा। ये एन वेक्टर आउट ऑफ प्लेन है कि नहीं? अब बोर्ड हमारे पास टूटी के कैसे बनाना पड़ेगा? ये जो खर्चा हो जाएगा बहुत ज्यादा। समझ आ रही बात है? एन वेक्टर प्लेन में नहीं है, आउटवर्ड प्लेन, ठीक है ना? प्लेन के बाहर होगा, ऐसा है ये है। तो ये एपी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट? तो एपी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। लिखना मत लगे कुछ तुम लोग। अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास करे और किसी वेक्टर के नॉर्मल हो, तो उसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। तो प्रॉब्लम किसी, आपको पॉइंट पता है, प्लेन पता है, और पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, तो प्लेन की इक्वेशन यू लिख लोगे नहीं? ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उस केस में पॉइंट ए को हम मान लेंगे क्या? x1 y1 z1। एन वेक्टर को ले लेते हैं ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, और इसको वेरिएबल एक्स वाई सेट। वन डी आर डॉट एन क्या आ जाएगा? आर डॉट एन वेक्टर क्या होगा? ए एक्स। अरे आर वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है कि नहीं? और एन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है कि नहीं? तो आर डॉट एन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होना चाहिए। और ए डॉट एल क्या हो जाएगा?
ax1 इसको उधर भेज दो। ये कौन सी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया? अरे कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया? ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में है? 1.4 में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? यहां पर एपीसी क्या है? एपीसी ट्रैक्शन रेशियो का नॉर्मल टू द प्लेन है कि नहीं? अच्छा होगा नहीं अच्छा तुम लोग। एबीसी किसके ट्रैक्शन रेशियो है? नॉर्मल के ट्रैक्शन रेशियो है। तो कोई भी अगर आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, लिसन केयरफुली, प्लेन की इक्वेशन अगर आपके पास है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या देते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस फैक्ट का, इस कंसेप्ट का प्लेन में काफी अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट प्लेन के अपने डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, प्लेन के अपने डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते। अगर मैं कहता हूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, ऑटोमेटिकली किसकी बात हो रही है? नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है सबको? एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है दैट गिव्स यू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर आपको पॉइंट पता है, एक पॉइंट दे दिया जाए, नॉर्मल वेक्टर दे दिया जाए, आप डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन लिख लोगे फटाफट। ax minus x1 plus by minus y1 plus cz minus z1। और अगर आपको प्लेन सामने रख दिया जाए तो आप देखते बोल दोगे कि ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। x plus y plus z plus 1 equal to 0। एवरी लीनियर इक्वेशन इन 3D इज अ प्लेन। तो 1 1 1 क्या है इसमें? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। 2D में क्या होता था? x और y के कोफिशिएंट से हम स्लोप निकालते थे कि नहीं? माइनस ए बाय बी। 3D में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से हम क्या निकालते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन मींस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो लिख लो। प्लेन के ज्यादातर क्वेश्चन इसी इक्वेशन से सॉल्व होंगे।
कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो पूछो भी साथ लव शर्मा है ये तुमको आगे समझ आ गया। टू एक्स minus y plus 3 equal to 0. In 3D, this equation represents a plane, and what are the correction ratios of one over 2 minus 1 0. ठीक है ना? तो जैसे 2D में लाइन की इक्वेशन देखते ही स्लोप पता चल जाती है, वैसे 3D में प्लेन की इक्वेशन देखते ही नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो पता चल जाता है। प्लेन की जब जब डायरेक्शन की बात उठेगी उसके नॉर्मल को याद करेंगे। क्लियर है? चलो लिखो आगे नेक्स्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इसमें हमें क्या गिवन है? प्लेन L cap is a normal unit normal vector to plane. हमें क्या दे रखा है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है? ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। ठीक है, ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स कौन से डिस्टेंस की बात करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। 2D में लाइन का सेम कंसेप्ट था कि नहीं? जब भी एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। पॉइंट पता है, लाइन पता है, तो लेंथ कैसे आती है? ax1 plus by1 plus c by root a square plus b square। और स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म हमने की थी कि नहीं? x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, if you remember। वहां से हमें किसी भी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना सीख के थे हम लोग। वहीं से आया ना, ओरिजिन से डिस्टेंस c by root a square plus b square क्यों होता है? अगर याद हो तो 11वीं क्लास की बात है, नहीं याद हो तो कोई नहीं चलेगा। तो सेम डिटो यही पता है। ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है p, एल कैप नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, p कोई वेरिएबल पॉइंट मान लिया आपने, जहां पर परपेंडिकुलर उसको बोल दिया पॉइंट a। I can say OA vector is p n cap। ये वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है, यूनिट वेक्टर, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है। तो कोई वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे पास p पता है इसका, और ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है
और ओरिजिन से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल। तो जो इसका डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है कि नहीं, इसका डायरेक्शन क्या है, एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर की तो डायरेक्शन देता है, तो इसका डायरेक्शन एन कैप है, तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, एन कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पी। तो मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन एन कैप है, तो ओ वेक्टर मेरे पास आ गया पी एन कैप। तो ये ए का पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से एक पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो वेक्टर मिलता है वो पोजीशन वेक्टर ही तो होता है। तो ओ वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओ वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है पी एन कैप डॉट पी एन कैप इज इक्वल टू 0, पी खत्म हो गया, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। क्लियर है सबको। और कार्टेशियन फॉर्म में ही इसको हम लिख पाएंगे, एन कैप तो हम लेते हैं एन आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप। समझ आ रहा है, एल मैंने क्यों लिया है, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हमें डायरेक्शन को साइन देते हैं कि नहीं। तो दोनों में डिफरेंशिएट रहे, हमारे को पता रहे कि डायरेक्शन रेशियो लिए गए हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को साइन दिए गए हैं, इसलिए हमने एल एफ एन का उपयोग किया है। तो आर डॉट एन तो क्या बनेगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। यहां पर एल एन क्या है, तो क्या है डायरेक्शन को साइन किसके, ऑफ नॉर्मल। समझ आ गया सबको, लिख लो। कोई डाउट हो, कोई बात नहीं समझ लगी हो तो पूछ सकते हो, समय की प्रॉब्लम नहीं है। अभी 12वीं के बोर्ड की डेट नहीं आई है तो समय हमारे पास होगा। तो इस टाइप का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हो, आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हो, एडवांस के लेवल पर इम्प्रूव कर सकते हो अगर मेहनत करते हो तो।
लिखो आगे। समझ गए? में देखो फिर आगे कन्वर्टिंग जनरल फॉर्म टू द नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्टिंग जनरल फॉर्म टू द नॉर्मल फॉर्म। मान लो यहाँ हमारे पास इक्वेशन जनरल फॉर्म है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कांस्टेंट को जरूर देंगे, और ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर p है। p क्या रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो p इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करोगे? माइनस मल्टीप्लाई मॉड डी वाला क्या मॉड है? नेगेटिव को पॉजिटिव लाने का दोनों तरफ क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करोगे। वहां पर एल एम एन क्या है? डायरेक्शन का साइन ऑफ द नॉर्मल। यहां पर एपीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन का साइन में कन्वर्ट करना सबको आता है। कैसे कन्वर्ट करते हो? रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इसको उसमें कन्वर्ट करना बहुत आसान है कि नहीं? सिंपली क्या करोगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। ये जिस p के बराबर है, ये नॉर्मल डायरेक्शन को साइन आ गई, तो यहां से हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला मिल गया। सेम जो लाइन में होता है 2d मॉड ऑफ d बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि हमें नहीं पता है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉड हो रहा है। कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ऐसे किसी को? तो लिख लो फटाफट।
तो किसी भी प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस इज कांस्टेंट अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हाँ समझ आ गया? प्लीज करो डाउट नहीं समझ गए? प्लीज और यही से हमारे को फॉर्मूला मिल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x1, y1, z1 प्रोबेबली वो फॉर्मूला होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 सेम 2D वाला ही स्टैंडर्ड प्लेन है, पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो पॉइंट को सिंपली प्लेन में पुट कर दो तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लो। Things are quite simple in plane. प्लेन के मास 3 के मास होते हैं, 3D के मास 3 के मास होते हैं, सब कुछ बड़ा सिंपल होता है। कई बार इतना सिंपल होता है कि खुद पे डाउट होता है कि ऐसे तो नहीं होगा, इतना आसान। इसको बनाओ क्या बात है हैं? कौन ये कुछ बता रहा था? ये तो मतलब सेम है वो जैसे हैं? मतलब ये वाला रास्ते निकाल में बताया मैंने बताया आपका विश्वास करो ऐसा तो है, दूसरी बात है। चलो लिखो आगे। नॉर्मल फॉर्म होगी हमारी, ठीक है? तो नॉर्मल फॉर्म में क्या था? प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता और प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता है। अगर प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर ना देके सिंपल कोई दूसरा वेक्टर भी दे रखा होता तो भी हम निकाल लेते कि नहीं? प्लेन के नॉर्मल का दूसरा वेक्टर दे रखा होता
तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते, मैं इनको से डिवाइड कर लेते, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम। अब एक पॉइंट से पास होने वाले कितने प्लेन होंगे? इनफाइनाइट। मान लो एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल कितने प्लेन होंगे? इस वेक्टर के पैरेलल कितने प्लेन होंगे? 1 2 3 4 5 15 20 इनफाइनाइट। एक पॉइंट से पास करें और एक वेक्टर के पैरेलल, एक पॉइंट से पास करें एक वेक्टर के पैरेलल कितने प्लेन होंगे? हैं? एक के दो होकर क्यों? प्रश्न समझ आएगा क्या पूछा मैंने? एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट इज गिवन एंड ए वेक्टर इज गिवन, और बोला गया कि हमारा प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो और कोई अभिजीत, इनफाइनाइट प्लेन हो गया। एक पॉइंट से पास करिए एक वेक्टर के पैरेलल, देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स। इस पॉइंट से पास कर रहा है इसके पैरेलल, तो ये हो गया। एक ऐसा ले लो, एक ऐसा ले लो, नॉर्मल टू द उसके हो गया ना। ये है, इसके पैरेलल है, इस पॉइंट से पास होना है, बराबर है, इस पॉइंट से पास उसके पैरेलल, उसको ऊपर करना। एक तो ये हो गया, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, छोड़ छोड़, ये भी तो इसके पैरेलल है कि नहीं? ये भी इसके पैरेलल है कि नहीं? समझ आ रही बात है? ये भी इसके पैरेलल है कि नहीं? तो ऐसे कितने हो सकते हैं प्लेन? एक बार समझ आएगा तुम्हें? क्लियर है सबको? प्लेन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? एक पॉइंट से पास हो एक वेक्टर के पैरेलल, देयर कैन बी इनफाइनाइट। ये इसके पैरेलल है कि नहीं? वेक्टर प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है, ऐसा आएगा, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ऐसा आएगा, इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है, ऐसा बना लो, इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है? एक पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट वेक्टर, एक वेक्टर के नॉर्मल और एक पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक प्लेन, एक पॉइंट से पास होने वाला एक वेक्टर के पैरेलल, अगेन इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स। समझ आ रहा है? क्लियर है सबको? एक पॉइंट से पास हो और दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के पैरेलल, एक पॉइंट से पास हो रहा है और दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के पैरेलल प्लेन। अब की बात ढूंढिए यूनिक प्लेन, क्योंकि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे देगा? इनका नॉर्मल। और हमारा प्लेन इन दोनों के पैरेलल है
तो वो हमारे प्लेन का ही नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ आए? मान लो ये प्लेन है, हमारा प्लेन इन दोनों के पैरेलल है, इन दोनों का क्रॉस हमारे प्लेन का नॉर्मल दे देगा कि नहीं? हमारे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो प्लेन आ जाएगा। और क्या चाहिए? एक प्लेन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए? नॉर्मल वेक्टर। तो लिखो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through point and parallel to two non-collinear vectors अगर दो वेक्टर पैरेलल है, उसके पैरेलल वाला प्लेन वो भी तो इक्वल डिपेंडिंग होंगे ना। दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो वो एक ही वेक्टर हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। ये प्लेन पॉइंट ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर जिसमें से पास कर रहा है, और हमारा प्लेन दो वेक्टर के पैरेलल है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के पैरेलल है। इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट मान लिया थी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस सी नॉर्मल टू द प्लेन, बी क्रॉस सी नॉर्मल टू द प्लेन होगा कि नहीं? क्योंकि बी और सी दोनों प्लेन के पैरेलल हैं। जो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो हमारे प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन के नॉर्मल है, तो एक एपी लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? तो ये इतना गलत है क्या? समझ गए? तो इसको मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह सकता हूं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इसी को कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। आर को मान लो वेरिएबल एक्स वाई जेड, इसको मान लो x1 y1 z1, बी वेक्टर को मान लो b1 i कैप प्लस b2 j कैप b3 k कैप, सी वेक्टर को c1 i कैप। तो पहली रो आई x माइनस a, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3। पॉइंट पता है, प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर पता है, तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन यहां से आ रही है। जैसे चाहो वैसे कर लो, यू आर फ्री टू यूज एनीथिंग। या तो इससे कर लो या इससे कर लो, या पॉइंट नॉर्मल फॉर्म से भी कर सकते हो कि नहीं? पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर b क्रॉस c निकाल लोगे, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, पॉइंट पता है, तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z प्लस z1 को भी यूज कर सकते हो कि नहीं? क्लियर है सबको ये चीज? चाहे उसको यूज करो चाहे इसको यूज करो। लिख लो। कोई बात नहीं समझ लगी तो पूछ सकते हो। प्लेन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए। पॉइंट ले रखा है, नॉर्मल वेक्टर b क्रॉस c करके आ जाएगा, तो पॉइंट्स वन पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हो।
समझ गए? कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, जमाओ मत, समय की प्रॉब्लम नहीं है। x minus x1, y minus y1, z minus z1, v1, v2, v3, एक वेक्टर जो पैरेलल टू द प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियो, c1, c2, c3, दूसरा वेक्टर जो प्लेन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो। समझ गए सबको? लिख लिया है? तो सबसे पहले हमने प्लेन की इक्वेशन की थी 1.4, उसके बाद क्या था? 3.4, 2.4 कौन सी की थी भाई? कौन है? यूट्यूब से क्या लिखते हैं? 1.4 की थी, फिर क्या की थी? 3.4 को हमने डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखवाया था। क्या उस फॉर्म को और इस फॉर्म को आप रिलेट कर सकते हो कि वो चीज तो यहीं से आ जाती? वो ऐसा था x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1, ऐसे था। वो यही से आता है, वही यही चीज है। किसको दिख गया? एक और बहुत लोगों को दिख गया, बाकी लोग तो देखने की कोशिश करो। बड़ा आसान देखना, वेक्टर यहां पड़ा और यहां पड़ा हो, अगर एक बी वेक्टर को उठा के प्लेन में डाल दो, बी वेक्टर प्लेन के पैरेलल उठा के मैं प्लेन में रख दूं, तो क्या नुकसान है किसी का? देखिए इस को देखिए, 3.4 में हमें 3 पॉइंट पता है, तो अगर मैं AC वेक्टर लिखूं, AB वेक्टर लिखूं, तो मैं क्या बोलूंगा? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू AB वेक्टर एंड AC वेक्टर। AB वेक्टर यहां पड़ा हुआ है, थोड़ा ऊपर पड़ा हुआ, क्या फर्क पड़ता है? तो AB वेक्टर एक तरह से B वेक्टर का काम कर रहा है नहीं, और AC वेक्टर किसका काम कर रहा है? C वेक्टर का। तो ये क्या रहेगा? x2 minus x1, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, कोई इसकी जगह आ जाएगी कि नहीं? और ये आ जाएगा x3 minus x1,
y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 तो यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए सब? क्लियर है? देखिए सबको, इसको नहीं दिखा अभी। चलो लिखो आगे। दो वेक्टर टेन के पैरेलल थे, वो यहां पड़े हो या यहां पड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? तो पैरेलल। चलो लिखो आगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। Are you stood out? लिख ले। Angle between two planes. Angle between two planes angle between two planes is the angle between their normal vectors. Angle between two planes is the angle between their normal vectors. मान लीजिए प्लेन है a1x plus b1y plus c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और ये प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये है इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, a1 b1 c1 क्या है? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। और a2 b2 c2 दूसरे के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो दो प्लेन के बीच में एंगल, इस एंगल पर कितनी है? नॉर्मल। एंगल के बीच का प्लेन के बीच के एंगल की बात करो या नॉर्मल वेक्टर के बीच के एंगल की बात करो, एक ही बात। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्लियर है? दो प्लेन के बीच के एंगल की बात हम क्या करते हैं? मान लीजिए दो प्लेन है, तो ये एंगल है, दिख रहा है एंगल? एक एंगल थीटा है, तो दूसरा क्या होगा? पाई माइनस थीटा। वेक्टर के लिए थीटा ही होता है, पाई माइनस थीटा नहीं होता। बताया था उसमें मॉड नहीं लेते, यहाँ पर मॉड लेंगे, क्योंकि एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस थीटा। जैसे कि हमारे पास ये दो प्लेन है, इन दो प्लेन के बीच का एंगल थीटा, अगर इनको स्टैंड कर दो तो ये एंगल 180 माइनस थीटा। इसको स्टैंड कर दो, इसको स्टैंड कर दो, एक थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा दिख रहा है सबको ना। तो प्लेन के बीच का एंगल नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। कोई कंफ्यूजन किसी को? सिंपल सा काम करा, और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सबको पता है सबको। तो क्या जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहां पर मॉड नहीं होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्लियर है? यहां से कौन सा एंगल आएगा? हमेशा अक्यूट। अक्यूट निकालने के लिए क्या करोगे? पाई माइनस थीटा करोगे। दो प्लेन के बीच में दो एंगल होते हैं, एक थीटा एक पाई माइनस थीटा। एक थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्लेन्स,
अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट वेक्टर भी परपेंडिकुलर दिख रहे हैं कि नहीं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। If planes are parallel, अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनके दोनों वेक्टर भी पैरेलल है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। देखो अगर दो प्लेन पैरेलल तो कोएफिशिएंट की रेशियो बराबर, परपेंडिकुलर कोएफिशिएंट का डॉट प्रोडक्ट सेम। और एंगल निकालने का फॉर्मूला इज आल्सो सिंपल। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो आगे, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ये प्लेन है और ये लाइन है।
लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है और लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है A2 B2 लाइन और प्लेन के बीच का एंगल बोले तो ये लाइन ये प्लेन इस एंगल की बात हो रही है क्लियर है किस पर क्लियर क्लियर है किस एंगल की बात हो रही है ये 90 है थीटा तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पता है लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है तो यहां से आएगा cos दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना था जो कि डायरेक्शन रेशियो पता हो लाइन में वेक्टर की तरह देख सकते हो उसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं उस पैरेलल वेक्टर को यहीं पर खींच के ले आए तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पता है इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पता है तो ये एंगल आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता sin ठीक है तो प्रॉब्लम किसी को फॉर्मूला दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला सेम है दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला सेम है दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला सेम है एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला सेम है लेकिन इक्वल टू cos थीटा के बजाय क्या है इक्वल टू sin थीटा यहां पर गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में cos के बराबर लिख कर आओगे तो गलत हो जाएगा समझ आ गया क्यों sin थीटा और अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है तो नॉर्मल के तो पैरेलल ही होगी अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है तो नॉर्मल के तो पैरेलल ही होगी तो उस केस में डायरेक्शन रेशियो की रेशियो बराबर लिखनी पड़ेगी कि नहीं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 दो वेक्टर पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो की रेशियो बराबर पता है ये सबको और अगर लाइन प्लेन के पैरेलल हो तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर उस केस में नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं तो इसमें उल्टा है ये सिस्टम देखो दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना चाहिए आना चाहिए एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल निकालना आना चाहिए परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है पैरेलल की कंडीशन क्या है वो क्लियर होना चाहिए इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इट इज पैरेलल टू द नॉर्मल इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल अगर हमें उसने बोला है प्रश्न में कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ही प्लेन के डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे कि नहीं अगर बोला कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे कि नहीं
चलो दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हमारा प्लेन की थ्योरी खत्म हो जाएगी और आज शाम को 7:30 से 9 वाली क्लास में हम लोग पैराबोला के ही प्रश्न करेंगे। आज से पैराबोला के प्रश्न किए थे, आज भी पैराबोला के ही प्रश्न करेंगे। होमवर्क करके ना डीपीपी 5 कंप्लीट। इसके कहां तक कर लिया हमने आज? 8 और डीपीपी 8 के 1 से 8 है? करना ही तो टेंशन 5 मुझे पता 5 के पास जाता है। डीपीपी 8 के 1 से 8 और डीपीपी 5 कंप्लीट करते हैं।